हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत। ये चैप्टर बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें दो टॉपिक मुख्य रूप से आते हैं। पहला होता है खनिज और दूसरा होता है अयस्क। आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, यानी कि हमारा लेक्चर नंबर है 1। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि थंबनेल लगा हुआ है, बिहार बोर्ड स्पेशल एनसीईआरटी बुक होगा, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले, आखिर खनिज होता कौन है और अयस्क कौन होता है? तो कोई भी धातु अगर चाहिए तो वो ऐसे आसानी से तो मिलेगा नहीं, प्रकृति में अलग अलग चीज़ों में कंबाइंड रूप से रहेगा। तो वो कैसे रहता है, तो उस चीज़ को पहले देखते हैं। पहला लाइन है आपका, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी के भूपर्पटी में मिलने वाले अधिकांश तत्व संयोजित अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? संयोजित अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब कि वो अकेला नहीं होगा। अगर आयरन है तो वो आयरन के कोई अयस्क या फिर खनिज के रूप में पाया जाएगा। अगला लाइन लिखा हुआ है कि धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं तथा वैद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे ऑक्सीजन, सल्फर आदि से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड। सल्फेट के रूप में मिलेगा, कार्बोनेट के रूप में मिलेगा, और भी कई तरीकों के रूप में आपको कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलेगा। इस प्रकार भूपर्पटी में उपस्थित तत्वों की संयोजित अवस्था, कौन सी अवस्था? संयोजित, यानी कि मिला हुआ रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। क्या कहलाती है? खनिज कहलाती है। अब होता क्या है, खनिज में मिट्टी भी मिला हुआ रहता है, बहुत सारे पदार्थ मिले हुए रहते हैं जो हमको चाहिए नहीं, हमको तो धातु चाहिए। तो जो धातु होता है उसमें गंदगी ये सब मिला हुआ रहता है, तो उसका संयुक्त रूप से बोलते हैं खनिज। जिन खनिजों से धातु को सुविधाजनक, कौन से रूप से? सुविधाजनक एवं लाभदायक रूप से पृथक किया जाता है, उसी को अयस्क बोलेंगे। जैसे अगर कोई ऐसा अयस्क है जिसको हम धातु निकालने में जिस अयस्क से बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, यानी तब तो वो नुकसान हो जाएगा और उसमें खतरनाक भी है वो, मतलब रिस्की काम है, तो वो उसको अयस्क नहीं कहेंगे। ठीक है। अयस्कों से धातु अलग करने का प्रक्रम जो होता है उसको धातु कर्म कहते हैं। यानी कि कोई अयस्क है, उससे धातु हम निकाल लेंगे तो उस विधि को क्या कहेंगे? धातु कर्म कहा जाएगा। आप फिर से याद रखिएगा अयस्क किसको कहते हैं। तो खनिजों से धातु को सुविधाजनक एवं लाभदायक रूप से पृथक किया जा सकता है, उसी को अयस्क कहते हैं। बाकी सभी खनिज अयस्क नहीं कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं की उपलब्धता की बात अगर किया जाए कि धातु की उपलब्धता प्रकृति में कैसे होगी, तो धातु में जो होता है एल्यूमिनियम की बहुल्यता होती है प्रकृति में। सबसे ज़्यादा अगर कोई धातु आपको प्रकृति में मिलेगा तो वो होता है एल्यूमिनियम। आप लोग को ये चीज़ पहले से पता भी होगा, बहुत लोगों को, और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो तत्व अगर कोई है प्रकृति में तो वो होता है एल्यूमिनियम। ठीक है। उसके बाद आगे अब अगर हम देखते हैं तो यह भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तीसरा तत्व है। याद रखिएगा, धातु में पहला है, धातु में नंबर 1 तत्व है कौन सा? एल्यूमिनियम नंबर 1 तत्व है। और अगर तत्व में बात किया जाए तो तत्व में इसका स्थान तीसरा है। भूपर्पटी में सबसे अधिक पाए जाने वाला दूसरी धातु लोहा है। लोहा का सिंबल क्या होता है? तो फेरस। तो दूसरा नंबर पे कौन आएगा? फेरस आएगा, यानी कि लोहा। आप लोग याद रखिएगा, क्या याद रखना है, तो हम आप लोग को लिख देते हैं यहाँ पे। दो निमोनिक होता है, एक होता है ओसियल फेकाना। क्या होता है? ओसियल, ओसियल फेकाना, फेकाना। ओसियल फेकाना जो होता है ये एक निमोनिक है। ओ का मतलब है ऑक्सीजन, सी का मतलब है सिलिकॉन, यल का मतलब है एल्यूमिनियम, ए का मतलब है फेरस, का मतलब है कैल्शियम,
और ना का मतलब है सोडियम। कहने का मतलब है कि ओसीएल फेंकाना। नंबर 1 पे अगर प्रकृति में कोई तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो वो होता है ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन। तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। चौथे नंबर पे आता है लोहा यानी कि फेरस। पांचवें नंबर पे आएगा कैल्शियम और छठे नंबर पे आएगा सोडियम। आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है जो कि ये होता है एक अधातु। अगला है सिलिकॉन जो कि होता है एक उपधातु। और तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम जो है एक धातु। तो एल्यूमिनियम जो है धातु में पहला है और तत्व में तीसरा है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा। बाकी उसके बाद जो भी है वो सब धातु है। धातु में दूसरे नंबर पर फेरस और तत्व में फेरस चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको कुछ अयस्क दिया हुआ है, कुछ तत्वों के अयस्क जो होते हैं मुख्य रूप से वो आपको दिया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे हेडिंग कि कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के मुख्य अयस्क। अयस्क तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अयस्क उसी को बोलेंगे जिससे हम लोग उस धातु को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का बहुत सारा खनिज होता है, बट अयस्क कौन होगा? तो एक बॉक्साइड होगा जिसका सूत्र आपको दिख रहा होगा। दूसरा होता है केओलिनाइट, क्ले के रूप में मिलता है, इसका भी सूत्र आपको सामने दिख रहा है। एल्यूमिनियम को जब भी निकाला जाता है तो बॉक्साइट अयस्क से ही एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। अब आयरन के 4 मुख्य अयस्क है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पैराइट। अब कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होता है आयरन के अयस्क में और कोक में यानी कि कोयला में। इसमें कोयला में इसमें कन्फ्यूजन होता है क्योंकि सुनने में थोड़ा सा सेम लगता है। जैसे कोयला जो होता है वो होता है पहला एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला होता है एंथ्रासाइट। दूसरा बिटुमिनस, बिटुमिनस। और तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। ठीक है, तो ये होता है कोयला का प्रकार। ठीक है, ये किसका प्रकार है? तो ये है कोयला का प्रकार। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद है और एक सेकेंड, आयरन जो होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, पायराइट। अब इसमें होता है कि लिग्नाइट, पीटी, ये सब जैसे बोलने के दौरान या फिर सुनने के दौरान ऐसा लगता है कि दोनों में कन्फ्यूजन की तरह लगता है कि दोनों का सेम है। तो इसलिए कभी कभी कुछ स्टूडेंट जो होता है वो दोनों को मिक्स कर देता है। जैसे हेमेटाइट बोलेगा मैग्नेटाइट, उसके बाद बोलेगा बिटुमिनस, लिग्नाइट, इस तरह से मिक्स कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। आप देख पा रहे होंगे हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4, सीडेराइट का FeCO3 और आयरन पायराइट का FeS2। जहाँ कहीं भी आपको पायराइट अगर दिख गया किसी भी अयस्क के नाम में, कौन सा शब्द? पायराइट, इसका मतलब सल्फर होना तय है। ठीक है, तो ये चीज़ फिक्स हो जाता है। जैसे कॉपर पायराइट देखिए, इसमें भी सल्फर है। तो ये कॉपर का मुख्य अयस्क है। मैलाकाइट, क्यूपराइट, ये सब का आपको दिख रहा होगा कॉपर ग्लास। तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अयस्क का सूत्र जिंक का होता है जिंक ब्लेंड, या जिंक ब्लेंड को ही क्या बोलते हैं? सफेले राइट। ठीक है, ZnS। तो कैलामाइन, जिंकाइट, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मुख्य अयस्क हैं कुछ 4 धातु के, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी चारों धातु के इसी मुख्य अयस्क से क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में। अब आगे अगर हम लोग चलते हैं, आगे बात किया जाए तो देख पा रहे होंगे जैसा कि पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए ये चीज़ हम आपको पहले भी बताएं, कौन से अयस्क का चयन किया जाता है? तो बॉक्साइट अयस्क का चयन किया जाता है, न कि क्रायोलाइट का। क्रायोलाइट भी एक अयस्क है जो किसका है? एल्यूमिनियम का है। और इसी क्रायोलाइट को चीनी मिट्टी भी कहा जाता है। तो अब अगर अभी कभी आपको क्वेश्चन मिल जाए कि चीनी मिट्टी किसका अयस्क है, तो आंसर होना चाहिए एल्यूमिनियम का। अर्थात देख सकते हैं एल्यूमिनियम
को निकालने के लिए बॉक्साइट का चयन किया जाता है, ना कि क्रायोलाइट का। दिख रहा है? अर्थात एक लाइन हम लोग बोल सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। खनिज तो सब अयस्क होता है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। बहुत लोग इसको उल्टा कर देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अयस्क सब खनिज होगा, क्योंकि अयस्क खनिज से ही निकलता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। जैसे क्रायोलाइट एक खनिज तो है, बट ये अयस्क नहीं बना, लेकिन बॉक्साइट एक अयस्क भी है और ये खनिज भी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोहे के लिए प्रायः आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। लोहा निकालने के लिए कौन से अयस्क का प्रयोग किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड कहने का मतलब है FeO। FeO का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रचुरता में पाया जाता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो आसानी से यही मिल जाता है, तो फिर इसी से निकाल लिया जाता है। और इसमें एक और लाभदायक रूप ये है कि प्रदूषित गैस नहीं निकालता है ये प्रदूषित गैस नहीं निकालता है। कौन सा? तो आयरन ऑक्साइड, इसलिए भी इसी से लोहा निकाला जाता है। अब बात करते हैं धातुओं का निष्कर्षण। अब खनिज और अयस्क का बात बहुत कुछ हो गया, तो सबसे पहले हमको प्रकृति में क्या मिलेगा? खनिज। उससे हम चयन करेंगे अयस्क का। अब अयस्क तो हम लोग जान गए कि अयस्क हमको मिल जाएगा, लेकिन अयस्क नहीं चाहिए, हमको चाहिए धातु। हमको क्या चाहिए? धातु। तो धातु का तो निष्कर्षण करना पड़ेगा, अयस्क से हमको धातु निकालना पड़ेगा। अयस्क से धातु कैसे निकाला जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सभी धातुओं के निष्कर्षण की कोई सामान्य विधि नहीं है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, सामान्य विधियाँ नहीं है। ऐसा कोई विधि नहीं है जिससे सब अयस्क से हम लोग धातु निकाल सकते। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी धातुओं के गुण भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? सबका गुण अलग अलग होता है, सबका लक्षण अलग है, क्रियाविधि अलग है, और उसमें जो अशुद्धि होता है जिसको हमको निकालना है, वो भी अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कोई अयस्क ऐसा है जिसमें सिर्फ मिट्टी मिला हुआ है, तो उसको धो करके हम लोग अलग कर लेंगे। लेकिन अगर किसी में बालू मिला हुआ है, पत्थर मिला हुआ है, तो उसको अलग करना पड़ेगा। उसको अलग करने के लिए अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, तो इसलिए। ठीक है, तो धातु के निष्कर्षण में अशुद्धि भी अलग अलग होती है, इसलिए सबके लिए अलग अलग विधि होती है। कुछ दो चार विधि जो चर्चित है उसका हम लोग बात करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, देखते रहिएगा। धातु कर्मी की, ध्यान दीजिए। अब ये आपके सामने एक नया वर्ड आ रहा है, धातु कर्मी की। धातु कर्मी की संक्रियाओं का सामान्य पद। धातु कर्मी की संक्रियाओं का सामान्य पद है ये। अब धातु कर्मी की क्या होता है? तो धातु कर्मी की ये वो होता है, किसी भी अयस्क से धातु को निकालने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप काम होता है, जो विधि होती है, उसी को बोलते हैं धातु कर्मी की। यानी किसी भी अयस्क से धातु को प्राप्त करने की जो विधि होती है, उसी को बोलते हैं धातु कर्मी की। अब सबसे पहले क्या करेंगे? तो अयस्क का कूटना एवं पीसना। अयस्क को हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा बनाएंगे। अयस्क को क्या करेंगे? छोटा छोटा टुकड़ा। अब भाई कोई पत्थर है अयस्क का, तब उससे तो धातु नहीं निकालेंगे, उसको छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे। अब उस टुकड़ा में मिट्टी भी होगी, कुछ अशुद्धि भी होगी जो नॉर्मली निकल जाए, तो उसको बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। इसमें नॉर्मल जो होता है, छोटी मोटी, जैसे मिट्टी हो गया, कोई बालू उलू है, गंदगी है, तो वो सबको हटाने के लिए, अलग करने के लिए क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं उसका। सांद्रण कहने का मतलब समझ जाइए कि धोते हैं एक तरह से। उसके बाद आएगा धातु का पृथक्करण। जब मिल जाएगा, तब जो अयस्क शुद्ध अयस्क होगा, सांद्रण किए हैं अयस्क का, तो शुद्ध अयस्क मिलेगा, और शुद्ध अयस्क से हम लोग निकालेंगे धातु को। शुद्ध अयस्क से निकाला जाएगा धातु। और जब धातु निकालेंगे तो जरूरी नहीं है कि जो धातु निकाले उसमें कोई भी गंदगी नहीं है, कुछ ना कुछ परसेंट, थोड़ा मोड़ा 2-4% गंदगी है ही, तो तब उसका करेंगे धातु का शोधन। तो ये 3-4 स्टेप किया जाता है, तब आपको शुद्ध धातु मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला है अयस्क का कूटना एवं पीसना। तो अयस्क को कूटते और पीसते कैसे हैं? ध्यान दीजिएगा। खनन से प्राप्त अयस्क को जौ क्रशर नामक मशीन की सहायता से, जौ क्रशर
जैसे एक मिल होता है, आटा पिसाने जाते हैं, सॉरी गेहूँ पिसवाने जाते हैं, तो उस तरह का ही एक मशीन है जिसका नाम है जौ क्रशर, जो अयस्क को छोटा-छोटा टुकड़ा में बदलता है। बस ध्यान रखिए कि एक जौ क्रशर नामक मिल है, उसमें ले जाएँगे, अयस्क को छोटा-छोटा टुकड़ा बनाएँगे। मशीन की सहायता से छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। पुनः इसे बॉल मिल, अब छोटा-छोटा टुकड़ा बन गया, तो अब उसको पाउडर की तरह बनाया जाएगा। अब बॉल मिल या स्टाम्प मिल में ले जाएँगे और तब उसको चूर्ण बना लेंगे, यानी थोड़ा और छोटा करेंगे, महीन कर लेंगे। ठीक है? क्या कर लिया जाता है? बारीक चूर्ण बना लिया जाता है, छोटा-छोटा कर लिया जाए ताकि अशुद्धि को अच्छे से निकाला जा सके। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अयस्क का सांद्रण, तो दूसरा है, अब उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करेंगे? अब बारीक चूर्ण बना लिए, तो अब उसका होगा सांद्रण। किसका? अयस्क का। अयस्क का जब सांद्रण होगा, तो सांद्रण करने ऐसा तो नहीं है कि तुरंत में सांद्रण हो जाएगा, और सबको सांद्रण करने की विधि अलग-अलग होती है। तो सबसे पहले उसमें जो मिट्टी होती है, क्या होती है? मिट्टी, यानी कि मृदा। ठीक है? तो उसको, या फिर सैंड मतलब बालू आदि उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? मिट्टी भी होती है, बालू भी होती है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सभी अशुद्धियों को, किसको? अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। इन सभी अशुद्धियों को गैंग कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, अपअयस्क कहते हैं। ठीक है? तो ये 3 नामों से जाना जाता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। कहीं-कहीं आपको गैंग लिखा हुआ दिखेगा, कहीं मैट्रिक्स लिखा हुआ दिखेगा, कहीं अपयस्क लिखा हुआ दिखेगा। इन अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया अयस्कों का सांद्रण, प्रसाधन या सज्जीकरण कहलाती है। अब ये जो गैंग है, मैट्रिक्स है, इन सभी को हटाने की जो विधि है, उसको सांद्रण कहेंगे, या फिर प्रसाधन कहेंगे, या फिर सज्जीकरण भी बोला जाता है। ठीक है? तो अगर ये 3 वर्ड आते हैं तो तीनों का मतलब सेम होता है। अशुद्धियों की प्रकृति के आधार पर सांद्रण को कुछ भागों में बांटा गया है। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? बांटा गया है। क्या किया गया है? तो बांट दिया गया है कि उसमें अगर इस प्रकार की अशुद्धि होगी, तो डायरेक्ट, जैसे अगर सिर्फ मिट्टी है तो धोकर हटा देंगे, अगर बालू है तो पानी में रखकर थोड़ा देर छोड़ेंगे, बालू नीचे बैठ जाएगा तो वहां से हो जाएगा। ठीक है? तो उस तरह से तो पहला अशुद्धि है जो बड़ा बड़ा साइज का अशुद्धि, जैसे मान लीजिए उसमें कुछ पेपर का टुकड़ा है, प्लास्टिक है, ये सब, तो उसको हाथ से पकड़ कर हटा सकते हैं। दूसरा है द्रवीय धावन या गुरुत्वीय पृथक्करण, वही पानी में डाल करके धोएंगे। द्रवीय धावन का मतलब क्या हुआ? धोना। और गुरुत्वीय पृथक्करण यानी उसमें कोई भारी धातु है, भारी होगा अयस्क तो नीचे चला जाएगा, या फिर अशुद्धि भारी होगा तो वो नीचे चला जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ है। अब वो कैसे होगा? तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक बकेट है, ठीक है? इसमें बहुत सारे, इसमें तो पहले आप पानी बना दीजिए, जल बना दिया, ठीक, ये आपका बना दिए हम जल, समझिएगा, बाकी आप लोग इमेज अच्छा से बनाइएगा। जल जब हम बना देंगे, तो अब इसमें डालेंगे हम लोग चूर्णित अयस्क। क्या डाला जाएगा? चूर्णित अयस्क, चूर्णित अयस्क। पहले देख लेते हैं, अगर अगला पेज खाली होगा तो इसी पर, इस पर बनाते हैं। इसमें अच्छा से नहीं दिख पा रहा होगा आपको, इसमें बनाते हैं। थोड़ा बड़ा साइज का बनाएँगे तो आप लोग को अच्छे से दिखेगा। ये एक आपको बकेट बना दिए हैं, ठीक। इसमें क्या है? तो पानी है, दिख रहा है। इसमें क्या बना रहे हैं हम? जल बना देते हैं। ये सभी जल बना दिए, ठीक है। अब क्या है? इसमें एक छोटा-सा होल भी बना लेंगे यहाँ से, ठीक है, ताकि यहाँ से हम लोग शुद्ध अयस्क, अब इसमें हम लोग डालेंगे चूर्णित अयस्क। कौन-सा अयस्क? चूर्णित अयस्क, चूर्णित अयस्क। राइटिंग थोड़ी-सी अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा कोऑपरेट कीजिए। चूर्णित अयस्क हम लोग इसमें डाल देंगे,
ठीक है। जैसे ही चूर्णित अयस्क इसमें डालेंगे, जैसे मान लीजिए ये हम चूर्णित अयस्क डाल दिए, ठीक है। तो ये जो चूर्णित अयस्क हम लोग डाले हैं, इसमें जो भी अयस्क का पार्टिकल होगा वो कहाँ चला जाएगा, तो नीचे चला जाएगा। और जो गैंग होगा, अशुद्धि होगा, वो ऊपर रहेगा। तो यहाँ एक ऊपर की तरफ होल बनाएंगे, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे गैंग। जो शुद्धि होगा उसको ऊपर से निकाल लिया जाएगा, और जो भी अयस्क होगा उसको नीचे से निकाल लिया जाएगा। यहाँ से किसको निकाल लेंगे, अयस्क। यहाँ से हम लोग अयस्क को निकाल लेंगे, और वो भी कैसा, तो शुद्ध अयस्क हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो भी गैंग था वो बाहर हो गया, तो अब ये हो गया शुद्ध। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग। या फिर गुरुत्वीय धावन भी बोला गया है। तो गुरुत्वीय धावन में क्या होता है कि एक ढलान वाली जगह लिया जाता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण की मदद से धोया जाता है। देख पा रहे होंगे, इधर की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा नीचे की ओर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इधर हम एक पानी डालेंगे, जैसे मोटर का प्रेशर होता है, तो इधर से डाला जाएगा पानी। इधर से डालेंगे हम लोग पानी, और यहाँ पे रखेंगे अयस्क। यहाँ पे चूर्णित अयस्क जो था वो यहाँ पे रखा जाएगा, और इधर से जब पानी का प्रेशर मारा जाएगा, तो जो भी अशुद्धि होगी वो इस तरफ, इस दिशा की ओर चली जाएगी। इधर कौन चली जाएगी, अशुद्धि। और लास्ट में नीचे क्या बच जाएगा, तो नीचे बच जाएगा शुद्ध अयस्क। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये धावन किया जाता है। कौन सा, तो देख पा रहे होंगे, हाथ से पकड़कर, या फिर द्रवीय धावन या गुरुत्वीय पृथक्करण। तो ये रहा आपका द्रवीय धावन। ये क्या है, द्रवीय धावन, सॉरी, द्रवीय धावन, द्रवीय धावन। और ये रहा गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण, पृथक्करण। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। और भी अयस्कों के सांद्रण की कई विधि है, जैसे ये दो हम लोग देख लिए। तीसरा देखिए, चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता है, चुंबकीय पृथक्करण में होता है, जैसे अगर अयस्क है, अयस्क में कोई ऐसी अशुद्धि है जो चुंबक की ओर आकर्षित होता हो, या फिर अयस्क ही चुंबक की ओर आकर्षित होता है, मतलब दोनों में से कोई एक चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होना चाहिए। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि अयस्क या गैंग में कोई भी एक, दोनों में से कोई एक चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब दोनों में से कोई एक अगर है जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहा है, तो इस विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब इस विधि का प्रयोग होता कैसे है, तो देखिएगा ध्यान से। देखिए, ये रहा आपका चूर्णित अयस्क और चुंबकीय विधि, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए, ये है आपका एक चुंबक, यहाँ पे ये एक चुंबकीय रोलर लगा हुआ है। ये रोलर कैसा है, चुंबकीय है। अब इसमें एक बेल्ट लगा होता है, ये रबर का, या फिर क्या बोलते हैं, हाँ रबर ही होता है। तो रबर का जो बेल्ट आटा चक्की में देखते होंगे, जिस तरह का टायर का बेल्ट लगा होता है, उसी तरह का। यहाँ से हम लोग डालेंगे चूर्णित अयस्क। क्या डाला जाएगा, चूर्णित अयस्क। और ये चूर्णित अयस्क इस साइड इधर की ओर आएगा। देख पा रहे होंगे आप लोग एरो के माध्यम से। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए जो चुंबक की तरफ आकर्षित होगा वो चुंबक से में सट जाएगा इस रोलर की वजह से। 1 मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स,
कोई बात नहीं, ऐसी-ऐसी समस्या आती रहती है। तो ये जो चूर्णित अयस्क है, अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होगा, वो इसमें सट जाएगा, जैसे देख पा रहे होंगे। ये जो रेड कलर वाला है, ये इसकी तरफ आकर्षित हो गया है और ये येलो कलर वाला है, ये आकर्षित नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा-सा दूर की ओर गिरेगा और जो आकर्षित हो जाएगा, वो उससे सटा हुआ रहेगा, तो वो नज़दीक की ओर गिरेगा। तो इस तरह से अशुद्धि को और अयस्क को हम लोग अलग-अलग कर सकते हैं। मान लीजिए ये अयस्क है और ये क्या है, अशुद्धि है। तो दोनों में से कोई आप मान सकते हैं, ठीक है? अगला विधि देखते हैं सांद्रण का। तो इसे बोला जाता है चुंबकीय पृथक्करण। अयस्क या अशुद्धि में कोई एक ऐसा होना चाहिए जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होना चाहिए, ठीक है? आगे देखते हैं। फेन या झाग उत्प्लवन विधि, ये विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। एक चुंबकीयकरण को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा और झाग उत्प्लवन को भी बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है। झाग उत्प्लवन विधि जो है, इसका उपयोग सल्फाइड अयस्क के लिए होता है। कौन से अयस्क के लिए? सल्फाइड अयस्क, ठीक है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है उसमें सल्फर होता है। आप पायराइट जो होता है उसमें भी सल्फर होता है, तो उस सब के लिए झाग या फेन उत्प्लवन विधि बहुत काम आता है। कुछ अयस्कों के सल्फाइड अयस्कों को उनके अपयस्क यानी कि अशुद्धि गैंग से दूर करने में प्रयुक्त होती है, ठीक है? जैसे CuFeS2 देख पा रहे होंगे, इसमें सल्फर है जिसका नाम है कॉपर पायराइट, या फिर गैलेना हो गया। PbS लेड का जो सल्फर का ये अयस्क है या फिर लेड का अयस्क। जिंक ब्लेंड, इसमें भी सल्फर होता है। तो इस सब का आप देखिए झाग या फेन उत्प्लवन विधि कैसे बनाया जाता है। ये एक बर्तन लिया जाएगा, एक पात्र इस तरह से, जिसमें पानी रखा जाएगा, ठीक है? उसमें एक पाइप डाल दिया जाएगा और उस पाइप के माध्यम से उसको घुमाया जाएगा। देखिए घूर्णी छेपनी जिसका नाम है, और इसमें डालेंगे वायु। वायु के साथ-साथ इसमें अयस्क डाल दिया जाता है और उसके साथ-साथ तेल, ये सब भी डाला जाता है। अयस्क की लुगदी, तेल ये सब डालेंगे। छेपनी वायु अंदर खींचकर लुगदी को विलोडित करते हैं। वायु के बुलबुले का विस्तारित दृश्य जो इसके साथ बंधे खनिजों कणों को दर्शाती है। अब ये तो आपको समझ नहीं आया होगा, हम समझाते हैं। नॉर्मल ऐसा एक पात्र ले लेना है, ठीक है? अब उसमें क्या होगा, अयस्क डाल देंगे, तेल डाल देंगे और बाहर से हवा उसमें एक पाइप के माध्यम से देंगे और उसको खूब घुमाएँगे। तो जो अशुद्धि होगा वो तेल के साथ-साथ पायस बना कर के ऊपर की ओर बुलबुले के रूप में या फेन के रूप में जमा हो जाएगा। ये सब जो ऊपर है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? अशुद्धि है, यानी कि गैंग। तो जो अशुद्धि होगा वो तेल के साथ कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है? और जो अयस्क होगा, जो शुद्ध अयस्क होगा, वो नीचे बच जाएगा। तो इस फेन को हटा करके और शुद्ध अयस्क को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो इस विधि को बोला जाता है फेन या झाग उत्प्लवन विधि। यहाँ आपको मिलेगा शुद्ध अयस्क, ठीक है? तो आप लोग ये सब फिगर अच्छे से बनाइएगा, नोट्स भी प्रॉपर बनाइएगा ताकि रिवीजन करने के समय दिक्कत ना हो। चलिए अगला विधि देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं इसमें होता क्या-क्या है झाग या फेन उत्प्लवन विधि में। तो इसमें तेल और जल का उपयोग किया जाता है। इसका तेल और जल का। अयस्क का कण तेल द्वारा क्लेदनीय होता है, मतलब उसमें मिल जाता है, तेल के साथ चिपक जाता है। मिल जाना, विलय हो जाना, मिश्रित हो जाना, ये अलग होता है। और तेल में तो मिश्रित होगा नहीं, तेल के साथ चिपक जाएगा, तो उसको चिपकने को बोलते हैं, क्लेदनीय हो जाता है। जबकि मृदा कण जल में घुल जाते हैं, जो मिट्टी के कण होंगे वो पानी में घुल जाएंगे। चूर्णित अयस्क को एक बड़े टैंक में लेते हैं, एक बहुत बड़ा टैंक में लिया जाता है। इसमें जल मिलाकर निलंबन बना लेते हैं, यानी उसको खूब हिला हिला करके मिक्स कर लेते हैं। इसमें संग्राही तथा फेन अस्थायी कारक मिलाते, इसमें फेन अस्थायी कारक भी मिलाया जाता है। अब ये क्यों? ताकि आपका जो गैंग है वो फेन के साथ ऊपर आ सके। तीर का तेल, जिसको इंग्लिश में पाइन ऑयल बोलते हैं,
वसा अम्ल जैसे संग्राहियों का कार्य कणों की क्लेदनीयता बढ़ाना है, मतलब ज़्यादा चिपकेगा तभी तो बाहर आएगा। एनिलीन व एरोसोल जैसी अस्थायी कारकों का काम बने हुए झाग को अस्थायित्व प्रदान करना है। अगर झाग नहीं बनेगा तो अशुद्धि बाहर कैसे निकलेगा? तो झाग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मिश्रण में वायु प्रवाहित करते हैं और इसे हिलाते हैं। इससे तेल के साथ फेन बनता है, जो हल्का होने के कारण कुछ अयस्कों के साथ ऊपर आ जाता है तथा अपयस्क टैंक के टेंडे में बैठ जाते हैं। देख पा रहे होंगे आप लोग। तो इस तरह से इसको किया जाता है। कुछ स्थितियों में फेन निर्माण को कम करने के लिए अवनामक भी मिलाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फेन बन जाए तो वो भी अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए अवनामक भी मिलाया जाता है। जैसे अब कौन-कौन से अयस्क किसमें काम में आएँगे? तो जेडएनएस अवनमक के रूप में, पीवीएस, एनएससीएन, ये सभी। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारी बातें। कोई परेशानी अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिख सकते हैं। अगले स्टेप में आपको बता देंगे। तो ये था सांद्रण की कुछ विधि। एक और सांद्रण की विधि है जिसका नाम है निछालन, लीचिंग। तो आज के लिए बहुत हो गया है। बाकी अब आगे अगले क्लास में करेंगे। आपको क्या करना है तो अच्छे से नोट्स बनाना है, प्रॉपर रिवाइज करना है। और अब जनवरी आ चुका है, जनवरी में अब ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास, तो प्रॉपर रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सेट लगाइए। ठीक है? सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है और टोटल मिक्स चैप्टर वाला सेट लगाइएगा। ऐसे नहीं चैप्टर वाइज अब लगाने का समय खत्म है। तो जो भी छूटा हुआ है वो हम आप लोग को कवर करा रहे हैं। बाकी आप लोग अपने मेहनत में कोई कमी नहीं कीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।